चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। चिलब्लेंस के बारे में पूछा था ग्रुप में। अब मैं थोड़ा सा बस इंडिकेशन देता हूँ, आप लोग समझ ही जाएंगे, और क्या रेमेडी देनी है वो भी समझ ही जाएंगे। एक्चुअली तो ये पुअर सर्कुलेशन की वजह से होता है। एक तो या तो हेरिडिटरी रहे किसी में, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड का एक्सपोजर हो जाने की वजह से उस पर्टिकुलर पार्ट में जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं कोल्ड के एक्सपोजर से। ठीक है, और वो कड़ी भी हो जाती हैं, ठीक है, रिजिड हो जाती हैं, फिर प्रॉपर ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से वहां पे फिर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। और जब कहीं इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन भी हो जाता है। फिर वहां पे सूजन आ जाती है। सूजन आती है तो फिर जो है वाइट ब्लड सेल के फैक्टर और इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट है वो उसमें रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से फिर रीचिंग वहां पे देखने को मिलती है। अब आप समझिए कि करना क्या है हमें। हमें दो काम करने हैं। कोल्ड के एक्सपोजर से बचाना है पेशेंट को, वो आप उसको इंडिकेट करके बताएंगे कि क्या करना है उसको, क्या नहीं करना है। दूसरा, अब हम अपनी मेडिसिन से क्या करेंगे, हमें जो वेसल्स हैं उनको डायलेट करना है सबसे पहले तो। ठीक है, डायलेट करने के लिए आपके पास डब्ल्यू ई है और वाई है। अब आप देखिए क्या देना है उसमें। डब्ल्यू ज्यादा अच्छी है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ डब्ल्यू ज्यादा क्यों अच्छी है। क्योंकि डब्ल्यू में एक प्लांट है एगरिकस, और एगरिकस वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है जो चिलब्लेंस पे काम करता है। तो डब्ल्यू को देना है आपको ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वहां पे ए3 को देना है। ठीक है, और जब ए3 दे रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहां पे इम्यूनिटी की फाइट भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इम्यूनिटी समझेगी कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया है। तो यानी कि आपको L1 भी देना पड़ेगा, S1 भी देना, तो L2 हो गया सीधा सीधा। L2 के साथ आप W को ऐड करिए। दूसरा एचिंग है और नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी वहां पे देखने को मिलता है। नर्व की रेमेडी है हमारे पास F1। F1 को ऐड करिए। अब इसको थोड़ा निगेटिव, बहुत ज्यादा निगेटिव करके नहीं देना है, D6 से शुरू करिए, फिर देखिए D6 से ही वहां पे आराम है, क्योंकि हमें डायलेट भी करना है। ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने की जरूरत है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन वहां पे अप्लाई करिए डब्ल्यू के साथ में। चाहे तो अल्टरनेट करके डब्ल्यू आर ई को अल्टरनेट करके भी लगाया जा सकता है, पहले आर ई फिर डब्ल्यू, ताकि वहां पे रिलैक्सेशन इफेक्ट जो है आए। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई, मतलब डब्ल्यू पॉजिटिव तो नहीं है, न्यूट्रल है, तो इस तरीके से वहां पे एक डायरेक्ट डायलेशन इफेक्ट हम दे सकते हैं। साथ में A1 को अप्लाई कर सकते हैं। A1 के साथ में आप F2 को अप्लाई करिए। ठीक है, C3 को अप्लाई करिए। और आप चाहें तो वैन वन को भी दे सकते हैं, ईचिंग के लिए ईचिंग भी होती है कई बार उसमें, तो वहां पे वैन वन को भी दे सकते हैं। किसी को तो ब्लड सर्कुलेशन इतना पुअर हो जाता है कि वहां पे घाव भी हो जाते हैं। उसके लिए फिर आप घाव के तरीके से ट्रीटमेंट करिए, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करिए। तो ये सब आप अपने तरीके से चीजों को यूज करिए। देखिए, सब कुछ मैं समझा चुका हूँ आपको। आपको बस देखना ही तो है कौन सी रेमेडी सेलेक्ट करनी है। हाँ, पैथोफिजियोलॉजी अगर आप किसी डिजीज की समझ गए, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो भी अब जनवरी में स्टार्ट होगा ही, उस बैच में मैं बताऊंगा सब आपको। हर डिजीज पे 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट के लिए जब मैं, या 15 मिनट के लिए डिस्कशन करूंगा हर डिजीज का, तो उसमें मोस्टली इसी पार्ट को हम कवर करेंगे। और इतना ही रिक्वायर्ड, इतना काफी है हमारे लिए। वो ठीक है कि हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का भी आइडिया होना चाहिए, लेकिन डिजीज के साथ में अगर उसकी सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी ही समझ ली जाए, जैसे जनवरी में जो क्लास होगी उसमें सिर्फ जितना डिजीज में बताया जाएगा उतना ही समझ लिया जाए, तो उतना ही कंप्लीट है। अब जैसे अभी मैंने कल ग्रुप में सेंड किया था, रवि सर ने मुझे भेजा था, वो किसी कॉलेज का, वो था शायद बोर्ड का, किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बोर्ड का एग्जामिनेशन था फाइनल, वो भी। अब वो क्या था, खेल था वो, बिल्कुल एकदम बच्चों का। उससे कहीं एडवांस हम पढ़ चुके हैं अब तक, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उससे कहीं एडवांस पढ़ाया जा चुका हूँ। फर्स्ट जो ग्रुप वाले हैं वो तो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे उसमें, एक आध कोई इधर उधर से हो तो अलग चीज है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे उसमें से। तो ये ये चीजें हैं पैथोलॉजी को उस तरीके से, ऐसे ही चिल ब्लेन में आपको बस समझना है। इस पर वीडियो भी है मेरी, चाहे तो यूट्यूब पर देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ही वीडियो है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाले चैनल पे। अब दोनों चैनल मैंने अलग अलग कर दिए हैं।
वो जो पुराना चैनल था मेरा वो सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए रखा है मैंने, डॉक्टर सचिन त्यागी, ई होम्यो। और दूसरा होम्योपैथी का मैंने अलग बना दिया है, होम्योपैथी विद सचिन के नाम से, वो अलग है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाले चैनल पे ही चिलब्लेन का वीडियो पड़ा है, आप लोग देख लेना, उसमें दोनों ट्रीटमेंट बताया मैंने, होम्योपैथी का भी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भी। वैसे मैंने यहाँ भी बता दिया आपको, क्लियर इंडिकेशन दे दिया। अब मैं चाहूंगा आप लोग जो जितने क्लास कर रहे हैं, इनमें से जितने लोगों की समझ में आया है, वो लोग क्लास होने के बाद अपना प्रोटोकॉल बना के चिलब्लेन का, जिस तरीके से मैंने अभी 2 मिनट में इंडिकेशन दिया आपको, उस तरीके से बना के डालेंगे। उसी फिजिकल फिगर को देख के, जो पिक्चर मैडम ने शेयर करी है उसमें, सेम उसी पिक्चर को देख के, शायद स्मिता मैम ने शेयर करी है, वो उसी से सेम पिक्चर को देख के मैम भी शेयर करेंगे, और आप सब लोग भी उसको अपने हिसाब से शेयर करना, जैसे मैंने बताया। बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे दिया आपको, ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रॉपर करना है, ठीक है, ऑक्सीजन को भी बढ़ाना है। आप चाहें तो P1 को यूज कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, P1 से कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे चाहिए ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना है, ऑक्सीजन बढ़नी है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से यूज करना है। एक दो रेमेडी जो आपको लगती है क्लियर इंडिकेशन के साथ में, लॉजिकली, ऐसा ही नहीं कि बस उठाई और दे दी, तो आप एक आध कोई डोज हायर की भी ऐड करके चले, लेकिन लॉजिकली, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए क्यों वो दी गई, ऐसे ही सिलेक्शन होता है। चलिए अब हम फैब्रिफिगो ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। F1 और F2 दो रेमेडीज में ऐड करी गई हैं, और दोनों रेमेडी लगभग एक ही है, एक एक प्लांट का डिफरेंस है बस। और ये भी लगभग वैसे ही है जैसे वर्ब 1 और वर्ब 2, जहाँ पे इंटरनली F1 फेल हो जाए, वहां पे इंटरनली F2 को दिया जा सकता है। पहले 2 मिनट का इस ग्रुप का इंट्रोडक्शन मैं दूं आपको, तो ये क्लियरली ये ग्रुप नर्व और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रेमेडी है, और सेंसरी और मोटर नर्व दोनों तरीके की नर्व पे ये काम करता है। और नर्व भी चाहे कोई हो, चाहे क्रेनियल नर्व हो, अपनी क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी, जैसे ओल्फैक्टरी हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गई, ओक्यूलोमोटर हो गई, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व हो गई, ये सारी जो हमारी क्रेनियल नर्व है, इन सभी क्रेनियल नर्व्स पे काम करता है। जितनी भी स्पाइनल नर्व है सारी, 31 पेयर जो स्पाइनल नर्व है, या 31 जो स्पाइनल नर्व है, उन सभी स्पाइनल नर्व पे भी F1 काम करता है। और दोनों तरीके की ये जो नर्व्स है हमारी, ये भी तो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है ना, सेंसरी और मोटर, दोनों तरीके की नर्व पे ये काम करता है। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके सभी कंपोनेंट पे, फिर चाहे वो सेरिब्रम हो, सेरिबेलम हो, हाइपोथैलेमस, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा, इन सब जगह आपको डायनसेफ्लॉन, सब जितने भी कंपोनेंट हैं, ये सब मैंने फर्स्ट ग्रुप वालों को एक बार पढ़ाया भी था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लगभग लगभग कंप्लीट भी कर दिया था, 80% के आसपास, कुछ बचा था, लेकिन इतना क्लियर हो गया था। तो इन सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट पे भी ये काम करता है, पूरा एफ ग्रुप, F1 भी और F2 भी। लेकिन इंटरनली मोस्टली हम F1 को देते हैं, एक्सटर्नली F2 को हम वहाँ पे अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। कहीं अगर F1 उतने तरीके से काम ना करे, तो फिर हम F2 का सिलेक्शन करते हैं। तो आपको देखना है ये सभी टाइप की जो नर्व हैं, वो कैसी भी नर्व हैं, ठीक है, चाहे लेग में नर्व रहे, लेग में आप देखो बैक ऑफ द लेग भी नर्व होती हैं, फ्रंट में भी नर्व्स होती हैं बहुत सारी अलग अलग, उन सभी मस्कुलर कुटेनियस नर्व होती हैं, रेडियल नर्व्स बहुत सारी देखने को मिलती है। तो यहाँ सब जगह आपको सीधा सीधा सा मतलब ये है कि सभी टाइप की नर्व पे आपको फैब्रिफिगो ग्रुप, मतलब जो F1 और F2 है, दोनों का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। इसीलिए पैरालिसिस में, या फिर बेल्स पाल्सी वगैरह जैसे जैसी जैसी ये नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं सर्कुलेशन को इफेक्ट करने वाली जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम F1 को थोड़ा हायर में यूज करते हैं। नर्वस टिश्यू की टॉप रेमेडी है। नर्वस टिश्यू क्या होता है हमारा? न्यूरॉन, ठीक है। हालांकि लगभग लगभग ऐसा नहीं है कि किसी टिश्यू पे, लगभग सभी टिश्यू पे काम करते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स पे तो आप इसको मान के चलिए कि न्यूरॉन की तो ये टॉप रेमेडी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसीलिए तो भाई पैरालिसिस हुआ है किसी को या होने वाला है, तो वहां पे F1 को आप दीजिए लाइटर में, बहुत 200 है तो 200 दे दीजिए, 1000 है तो 1000 दे दीजिए, लगातार कुछ दिन तक दे दिए, जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा।
ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था फेब्रिफ्यूगो का, ये ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। इसमें जो अब प्लांट्स की हम बात कर लेते हैं। आप देखिए सारे एस्टेन वाले प्लांट हैं, बस एक प्लांट को छोड़ दीजिए आप, एकोनाइट। एकोनाइट नेपलस को छोड़ दीजिए, बाकी सिंकोना कैलिसाया, एस्कुलस, हिपोक्रेटिनम, ठीक है, सिंकोना सक्सीरुबा, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, सेलिक्स सेल्बा, एरिथेरिया सेंटूरिनम, ठीक है, सर्टेरिया स्लेंडिका, ये सब सारे प्लांट हम स्टेन में पढ़ चुके हैं। और याद करिए, स्टेन की प्रॉपर्टी में जाइए, एस्कुलस को देखिए, समझिए। एस्कुलस जो है वेन्स की टॉप रेमेडी है, सर्कुलेशन की टॉप रेमेडी है, ठीक है। रेक्टम में किसी टाइप का कोई बम्प पेन देखने को मिले, उसकी रेमेडी है। इस तरीके से आप पढ़िए जाइए, देखिए अलग अलग चीजों पे आप जाएंगे, ठीक है। सिंकोना सक्सीरुबा पे जाएंगे आप, वीकनेस की रेमेडी है, कहीं ब्लड लॉस की रेमेडी, सर्कुलेशन की वजह से प्रॉब्लम दिखे, फीवर की रेमेडी है सिंकोना सक्सीरुबा। तो सिंकोना कैलिसाया भी वही सेम फैमिली है, ठीक है। चाइना वाली जो फैमिली है होम्योपैथी में यूज करते हैं, वही सब लगभग लगभग वही उसी तरीके से काम करती है। लेकिन यहाँ मेन जो प्लांट है इसका F1 का, वो प्लांट है एकोनाइट। हालांकि ये भी बेलाडोना की तरह, नक्सुमिका की तरह जो है पॉइजनस प्लांट है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब इसको, इसके एक्सट्रैक्ट को डाइल्यूट करके यूज किया जाता है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम को जो है दूर करता चला जाता है, जैसे ट्राइजेमिनल नेराल्जिया, जैसे पैरालिसिस, लम्बैगो, सियाटिका, अर्थराइटिस, गाउटरी पेन, रूमेटिक पेन किसी को देखने को मिले, ठीक है। दूसरा, इस प्लांट की जो प्रॉपर्टी है, जो बहुत सारे रिसर्च पेपर इस प्लांट पे किए गए हैं, वो है कि इसकी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी जो है, मतलब एक तरीके से ये इस टाइप की जो सेंस है उसको कम करता है, पेन, जैसे पेन वाली सेंस हो गई। हालांकि 1000 पोटेंसी की जब हम बात करते हैं, तो वो तब पॉजिटिव निगेटिव की कंडीशन से बाहर चला जाता है, फिर वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। लेकिन D10 तक मान के चलो आप, D10 तक की प्रॉपर्टी को हम मान के चलें कि पॉजिटिव में ये चीजों को बढ़ाएगा, D5 तक, D4, D3, D4 में, D5 में ये बैलेंस करेगा, D6, ठीक है, नेगेटिव की तरफ चली गई। डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है D7, D8, D9, D10 तक आगे हम करते चले जाते हैं। हालांकि वहां भी जो है डिफरेंसेस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। D4, D5, D6 में अगर हम पॉजिटिव निगेटिव को मानते हैं तो, और ये जरूरी नहीं है कि आप नहीं मानते तो वहां नहीं, मतलब पॉजिटिव निगेटिव को नहीं मानते तो आप हाइप और हाइपर फंक्शन को मानेंगे, लेकिन मानना तो पड़ेगा। मेडिसिन कम और ज्यादा मानेंगे, ये भी वही चीज है, पॉजिटिव निगेटिव ही तो होता है ये भी। पॉजिटिव का मतलब ज्यादा, निगेटिव का मतलब कम। तो D4, D5, D6, पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करते हैं। ऐसे ऐसे D7, D8, D9 और D10 फिर आगे डिस्ट्रक्टिव चेंजेस के लिए हो गए, जैसे कैंसर वगैरह की कंडीशन के लिए। खैर फिलहाल हम बात कर रहे हैं एकोनाइट की, तो एनिस्थेटिक प्रॉपर्टीज की देखने को मिलती है। और ये काफी सारे डॉक्यूमेंट्स में इसको लिखा गया है कि भाई ये इस टाइप की प्रॉपर्टी को करता है। इसके अलावा केवल बड़ी डिजीज ही नहीं, निरैल्जिया या पैरालिसिस जैसी, लंबैगो जैसी, इसके अलावा बहुत छोटी छोटी कफ, कोल्ड, कोराइजा, थ्रोट में इन्फ्लामेशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इनिशियल लेवल की जितनी प्रॉब्लम है, ठीक है, एकदम से कोई आने वाला हेडेक हो गया, टूथेक हो गया, कफ, फीवर, ऐसी कंडीशन। और एक और बात बताऊं मैं आपको एकोनाइट की, थोड़ी होम्योपैथिक मान के चल सकते हैं आप इसको, लेकिन ऐसा है नहीं। ये प्रैक्टिकल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी के साथ में भी, कि अगर कोल्ड किसी को हुआ, एकदम से कोल्ड का एक्सपोजर हुआ एकदम से, आधे घंटे के अंदर अंदर आप उसको F1, D6 या D5 के ग्लोबुल बने हुए हैं उसकी एक दो चार गोली, आप 5 गोली उसको चूसने के लिए दे दें, तो वो आगे नहीं बढ़ता है, और मैक्सिमम कंडीशन में तो ठीक हो जाता है। हालांकि अपना कोल्ड वाला फॉर्मूला है, उसमें F1 है ही हमारे पास, उसको हम ऐड करके रखते हैं। लेकिन फिर भी एकोनेट नेबल्स को पढ़ रहे हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा होम्योपैथी में भी और बहुत सारे रिसर्च पेपर में इसको ये प्रूव किया गया है कि किसी को डर लगता है बहुत ज्यादा, फियर ऑफ डेथ किसी को है, ठीक है, फियर ऑफ एग्जाम किसी को देखने को मिलता है, ऐसी सभी प्रॉब्लम में, और फिर इनकी वजह से एंग्जाइटी होती है वहां पे, उसको डर लगता है, रेस्टलेसनेस फील होती है, बेचैन हो जाता है वो, ठीक है।
और कई बार तो सडन डायरिया भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इस टाइप की एंग्जाइटी से या किसी टाइप के फियर से एकदम से डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है। कुछ लोगों को फीवर हो जाता है ऐसी कंडीशन देख के। तो वहां पे बहुत अच्छी रेमेडी है एकोनाइट नेप्लस की। आप उसको यूज करेंगे तो ये सारे रिजल्ट वहां पे निकाल के देगी। इवन सडन एंग्जाइटी भी किसी को देखने को मिल रही है, वहां पे भी आप एफ वन की यूज कर सकते हैं। आपके पास डायल्यूशन बना हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ड्रॉप D3 या D4 जो भी है आपके पास, एक ड्रॉप एक गिलास पानी में डाल के उसको एक एक चम्मच पीने के लिए बोलेंगे। इससे भी एंग्जाइटी जो है ठीक हो जाएगी। ऐसे नर्वस एंग्जाइटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से है तो आप वही काम एस्टेन करेगा फिर, क्योंकि एस्टेन में आप देखिए एकोनेट नेबुलस तो नहीं है लेकिन लगभग लगभग F1 वाले प्लांट है। तब अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रही है तो आपको ध्यान रखना है फिर एस्टेन। आपके पास कुछ नहीं है, एस्टेन की एक ड्रॉप डाल के उसमें दे दीजिए आप। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी हैं जो देखने से, सीखने से और प्रैक्टिकल करने से चीजें समझ में आती हैं। पूरा प्लांट की प्रॉपर्टी है इसकी, सर्कुलेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट ये डालता है और पेन को रिड्यूस करने की पावर ये रखता है। इसके अलावा मसल्स पे काम करता है, ये सभी टाइप की नर्व्स पे तो करता है, मसल्स पे भी काम करता है। नर्व की टॉप रेमेडी है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और या पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम होगी, बेल्स पाल्सी हो गया, ठीक है, ट्राइजेमिनल नेरल्जिया देखने को मिल रहा है कुछ किसी को, नर्व का पेन देखने को मिल रहा है किसी को, वहां पे आप F1 का यूज करिए। F1 का 1000, इसलिए तो मैं तो हर पेशेंट को देता हूँ, चाहे देनी पड़े 1 या 2 डोज ही। लेकिन पेन का कोई पेशेंट आता है कोई भी किसी भी टाइप के, खासकर जो रिमेटिक कंडीशन से रिलेटेड पेन वाला है, उसको हमेशा से आप 1 या 2 डोज जरूर दीजिए। आप क्लिनिक में दे दीजिए 1 डोज, और एक उसको जो है कंटिन्यूस, चाहे अगले दिन, उसके अगले दिन 3 दिन लेने के लिए दे दो। हाफ ड्रम में दे दो उसको, हाफ ड्रम में 3 या 4 5 डोज लगभग दे दो उसको। पूरा मत दो, पूरा तो 4 5 दिन चल जाता है क्योंकि एक ही टाइम हमें देना है, सिंगल डे 5 ग्लोबुल। तो आप चाहें तो उसको 3 डोज दे सकते हैं कंटिन्यूस 3 दिन के लिए। वहां पे आप देखेंगे कि ये इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन अगर ऑर्गन वाइज एक्रोनेट की बात करें तो एक्रोनेट भी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमेडी है। बाकी जैसे हमने नक्सोमिका पढ़ा है, जैसे बेलाडोना पढ़ा है, जैसे बर्बेरिस वल्गैरिस है, ठीक है, उसी टाइप से जैसे थ्रूजा है, जैसे रूटा है, ठीक है, वैसे ही एकोनेट नेप्लस नेप्लस भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमेडी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, ब्रेन पे काम करती है, और जहां भी आप चाहे सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उस पे काम करती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपका नोज और थ्रोट पे काम करती है, चेस्ट में काम करती है, ठीक है, जीआईटी में स्टमक पे भी काम करती है, एब्डोमेन में भी काम करती है, लोअर जीआईटी ट्रैक्ट में रेक्टम एनस की टॉप रेमेडी है, ठीक है। और आप बस अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम में आप इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग रेमेडी के साथ ऐड करके चलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है, किडनी पे भी काम करती है, और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से एकनेट को यूज किया जा सकता है। फिर भी अगर हम इसको समझे, पहला इफेक्ट इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्व्स पे ही है, वही हमें ध्यान रखना है जो मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया है। एंग्जाइटी की कंडीशन है, किसी 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 भी वजह से पेशेंट को देखने को मिलता है कि उसको डर जो है किसी चीज से लगता है, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई बार तो अनकॉन्शियस भी हो जाता है पेशेंट। ऐसी कंडीशन में भी जो है कनेक्ट ने प्लस मतलब F1 को आप लोग यूज करिए, अच्छी प्रॉब्लम, अच्छा रिजल्ट आपको निकाल के देगा। इसके अलावा एक चीज और आप हमेशा ध्यान रखिए, 3 3 डोज में ठीक की है मैंने, टिंगलिंग और नंबनेस, एक्सट्रीमिटीज की टिंगलिंग और नंबनेस। कोई भी पेशेंट आपके पास आए, चाहे उसको रोमेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो, बैक में कोई नर्व कंप्रेस होने की वजह से टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिले, या कोई नर्व कंप्रेस देखने को मिले, तो उस कंडीशन में आप F1 1000 की 3 डोज 4 डोज उसको लगातार 1 वीक तक भी दे दीजिए, 5 दिन 1 वीक तक, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आप जो भी प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी चलाइए। टिंगलिंग, नंबनेस, ये सब जो है 2 से 3 दिन में बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। इवन अगर कोई कहीं थ्रम्बोसिस की कंडीशन भी है, कहीं क्लोटिंग भी देखने को मिलती है, तो भी ये उसमें भी रिलीफ करेगा, क्योंकि ये सर्कुलेशन को तो इम्प्रूव करता ही है, प्लस ऑक्सीजन का कैरियर एक तरीके से बन जाता है। बाकी रेमेडीज भी देनी होती है, प्रॉब्लम क्यों है, किस वजह से हो रहा है,
इसके अलावा किसी को बहुत छोटी प्रॉब्लम में देखें, किसी को कोल्ड के एक्सपोजर से, ठंडी हवा के एक्सपोजर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वहां पे आप इसको दीजिए। अगर फीवर भी है तो S10 के साथ ऐड करके दे सकते हैं, अदरवाइज L2 के साथ ऐड करके आपको देना है इसको, या फिर S1 L1 A3 F1। ठीक है, वही मैंने आपको बता ही रखा है। वर्वन भी ऐड कर सकते हैं, वर्वन नहीं ऐड करना है तो P1 ऐड कर दीजिए। वर्वन P1 दोनों कोई नहीं करना है तो C1 या C13 में से एक ऐड करिए। और आर को कॉमन फॉर्मूला हमारा है ही S1 C13 ओके A3। कौन है माइक पे? माइक ऑफ कीजिए। और आर कॉमन कोल्ड के लिए कॉमन कोल्ड के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको एक्नेट नेप्लस को समझ के रखना है। इसके अलावा ये हाइपोथर्मिया की कंडीशन में भी काम आता है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़े हुए में ही आप इसको यूज करेंगे, टेम्परेचर डाउन होने में भी आप इसको आरई के साथ यूज कर सकते हैं। वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने का भी काम करेगा। ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है जहाँ पे बुखार डाउन मिले, मतलब जो बॉडी टेम्परेचर है वो किसी का डाउन हो जाए, 35 आ जाए या 36 हो, मतलब 37 से कम देखने को मिले, तो वहां पे आप इसको आरई के साथ में पॉजिटिव में यूज करिए, ग्लोबुल बना के। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इकोनॉमिक नेप्लस की आप देखेंगे कि आर्टरीज में किसी टाइप का कोई प्रेशर देखने को मिले, जिसकी वजह से या चाहे वो मेंटल प्रेशर की वजह से रहे या कोई फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से देखने को मिले। गजानन जी माइक ऑफ कीजिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, वहां पे भी F1 हेल्पिंग रेमेडीज के साथ में मिलके, मतलब और किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ में, क्योंकि तो नर्वस सिस्टम के थ्रू चीजों को जो है मैनेज करने का काम करेगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये इसके इस तरीके से आप इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू चीजों को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। रेस्टलेसनेस दिखेगी तो वहां पे भी इसको आप जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हेडेक की बहुत अच्छी रेमेडी है, हेडेक में आप यूज करिए इसको। और आप चाहे S10 के साथ F1 लगा के यूज करिए, L2 के साथ F1 लगा के यूज करिए। और बाकी जो C1 वर्वन वाई है वो तो हमें रखना ही है, C1 वर्वन वाई हमें हमेशा रखना है। बाकी F1 को तो F1 है सिंगल भी चीजों को मैं, जैसे S1 है, जैसे S10 है, जैसे F1 हो गया, ठीक है, वेन वन है वैसे ही रेमेडी, वैसे WE भी है। ये सिंगल हैंडेडली भी बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप L2WE के ग्लोब्यूल बना के दे दो पेशेंट को, उसके फंक्शन और एक्टिविटी हाइपर लगती हैं तो आप उसको D6 में दे दो, कम लगती हैं तो आप उनको D4 में दे दो, अदरवाइज D4 के ग्लोबुल बना के दे दो। कुछ भी समझ में नहीं आता है, केस को नोट कर लीजिए, नोट डाउन करके उसकी सारी कंप्लेन लिख लीजिए, जो भी कंप्लेन है, जो भी उसने आपको बताया, उसको फर्दर स्टडी के लिए अपने पास रख लो, और उसको 4 दिन 5 दिन 1 वीक की रेमेडी दे दो। स्टार्टिंग करते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है ये L2 और WE। और जब वो आपके पास आएगा तो वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, जो आप ये समझिए, नक्स भूमिका की इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, नक्स भूमिका को अगर आप पढ़ेंगे, हालांकि उसके एल्कोलॉइड्स ऐसे हैं जो बहुत जहरीले हैं, लेकिन फिर भी निगेटिव करके जब देते हैं उसको, तो ये है कि पेशेंट को हमेशा उससे रिलीफ मिलता ही मिलता है। होम्योपैथी में तो बहुत सारे लोग ऐसे ही है, नक्स भूमिका जीभ पे डाल दिया, पेशेंट अगर बता भी नहीं पा रहा है तो फिर आके बताता है, ऐसा मानते हैं वो लोग, और होता भी है ऐसा वहां पे, लेकिन वो सिम्टोमेटिक तरीके से काम करते हैं। हम सिम्टोमेटिक तरीके से नहीं, हम ये देख के चल रहे हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमेडी हमने यूज कर ली, S1 A3 और WE और F1, ये 4 रेमेडी दे दी, मैक्सिमम बॉडी कवर कर ली उसकी, कहीं ना कहीं इफेक्ट लगेगा उसके। बहुत सारी कंप्लेन लेके जो आ रहा है ना पेशेंट, उसको तो ये हमेशा दे दो आप, फिर केस को स्टडी करो, समझो, और वापस उसको उसकी रेमेडी बना के दे दो जो भी देनी है आपको। इसके अलावा पेशेंट किसी भी चीज के लिए सेंसिटिव रहे बहुत ज्यादा, जैसे उसके आंखें सेंसिटिव रहे लाइट के लिए, ठीक है, उसके कान सेंसिटिव रहे नॉइज के लिए, ऐसी सभी प्रॉब्लम को जहां पे उसको ये चीजें बहुत अनबेरेबल फील होती हैं, ठीक है, ऐसी सभी प्रॉब्लम के लिए, इवन जब उसको हेडेक होता है तब ये दोनों चीजें उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इस कंडीशन में भी आप जो है, हालांकि बेलाडोना का भी प्रॉपर्टी है ये,
लेकिन कंटिन्यूस हेडेक की मतलब एकदम से कोई हेडेक हुआ है और लगातार उसको ऐसी प्रॉब्लम चली आ रही है, तो वहां पे आप F1 का यूज करिए और एकोनेट वहां पे उसको इफेक्ट डाल के देगा। इसके अलावा अब सेंसिटिविटी की बात करी है मैंने, तो सेंसिटिविटी कितनी चीजों से देखने को मिल रही है, स्किन पे भी देखने को मिल सकती है, उसके लिए भी आप एकोनेट का यूज कर सकते हैं। इवन स्मेल से भी कोई स्पेसिफिक टाइप की सेंसिटिविटी उसको है, तो वहां पे भी आप इसको यूज करिए। इवन F2 को या F1 को आप अप्लाई भी कर सकते हैं रूट ऑफ द नोज में आपको, या स्मेल करा सकते हैं किसी W के साथ, मोस्टली जो है इफेक्टिव रहता है वो, नहीं तो आप अप्लाई कर सकते हैं रूट ऑफ द नोज पॉइंट नंबर 3 पे। वहां पे भी आप देखेंगे कि सारी कंडीशन को मैनेज करेगा। इवन कोल्ड कफ कोल्ड कोराइजा में जहाँ बहुत ज्यादा स्नीजिंग देखने को मिलती है, नोस्ट्रिल से बहुत एक्रिड डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग की जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है जब की बात है, तब एक्नेट नेपल्स बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन जब हम एस्टेन के साथ में ऐड करके दे रहे हैं, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी काम करता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू भी मैनेज करता है, प्लस क्रोनिक चीजों को भी फिर ये मैनेज करता है। फिर अब क्योंकि हम F1 को केवल एक्नेट के लिए तो यूज करते नहीं है, F1 को बाकी प्लांट के लिए भी यूज करते हैं, एस्कुलस भी काम आता है वहां पे। ऐसे ही कुछ दिन पहले किसी ने क्वेश्चन मेरे से पूछा था, पता नहीं वो ऐसे ही पूछ रहे थे या कौन, कि भाई सर मेरे पास S10 खत्म, वो F1 खत्म हो गया है, तो और F1 मुझे देना है, तो मैं क्या करूंगा भाई? S10 दे दे, और क्या करना है, F2 दे दो। F1 नहीं है तो F2, तो F2 भी नहीं है तो S10 दे दे भाई। कितना डिफरेंस है, 90% तो वही है। इवन एक्सटर्नल भी अप्लाई कर सकते हो आप। अगर आपके पास F1 F2 कुछ भी नहीं है और आपको एक्सटर्नल अप्लाई करना है, तो आप S10 को अप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है? सारे काम करेगा वो जो उसको करने होते हैं। 90% वही रिलीफ आपको जो है प्रोवाइड करके देगा। तो ये इसकी एकोनेट की प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन में नमनेस बताइए आपको, वो कहीं भी दिखे, न्यूरलजिक कंडीशन तो किसी भी जगह दिखे, चाहे वो फेस में दिखे, चाहे वो किसी एक्सट्रीमिटीज में दिखे, लोअर एक्सट्रीमिटीज या अपर एक्सट्रीमिटीज, कहीं भी आपको नजर आए, वहां सब जगह आपको टिंगलिंग टाइप की सेंसेशन के लिए तो उसको यूज करना ही है। ठीक है। इसके अलावा टोंग से रिलेटेड बहुत सारी गम की प्रॉब्लम को, ठीक है, टीथ की प्रॉब्लम, टूथ एक में और गम में बहुत सारी जगह आप इसका एकोनेट नेप्लस का यूज देखेंगे। F1 को यूज करना है W के साथ में या RE के साथ में, न्यूरलजिक पेन में W RE दोनों काम करते हैं, वहां आपको इसको यूज करना है। इसके अलावा GIT में भी मैंने आपको बताया, स्टमक में भी इफेक्ट है इसका, और एब्डोमेन पे भी। और वही अगर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है किसी नर्वस डिसऑर्डर की वजह से, तो एथनेट नेप्लस काम करेगा ही। या फिर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, बहुत सारे लोगों को इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है कि GIT ट्रैक्ट में कहीं हाथ रखने से पेन जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है, इन्फ्लेमेशन जब बहुत ज्यादा होता है, सूजन जैसी कंडीशन शरीर में बनी होती है, तो उनको उनके पेट पे या किसी जगह हाथ रखने से भी उनको बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव चीज है वो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू टच, किसी भी ऑर्गन में आपको दिखे, तो एक्नेट नेप्लस को हम यूज करेंगे। इसके अलावा मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा कनेक्ट कर लेना। इसके अलावा एक्नेट नेप्लस को आप बहुत सारी यूरिनरी सिम्टम्स के लिए यूज करते हैं, वो सब हेल्पिंग रेमेडीज के साथ लेकिन हमेशा काम करना है। अब आप देखिए, एंजाइटी में या फियर में इफेक्ट स्टूल के थ्रू भी देखने को मिलता है और कई बार यूरिन के थ्रू भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे एंजाइटी में, टेंशन में यूरिन में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो वहां क्या है, आपको एकदम से कोई फियर आया उसके दिमाग में, यूरिन में बर्निंग ड्रिबलिंग स्टार्ट हो गई, तो ठीक है F1 दे दो, क्या दिक्कत है? स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, F1W दो, S1 F1W दो, L2 F1W दो, काम करेगा वहां पे। तब आप वहां मत देख ले कि हमें क्या ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं है, तुरंत रिलीफ देने की मैं बात कर रहा हूँ। इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्या सिलेक्शन होना है, वो बात की चीज है। एकोनाइट नेप्लस मतलब तुरंत रिलीफ देने की काम की, हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो इस टाइप से हम हमें एकोनाइट नेप्लस का ध्यान रखना है, मतलब F1 को ध्यान रखना है, खासकर तुरंत रिलीफ देने की कंडीशन में। एकोनाइट नेप्लस मतलब F1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, क्योंकि ज्यादातर जब तुरंत एकदम से कोई प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमम प्रॉब्लम में वो कंडीशन हाइपर रहती है, मतलब बहुत ऊंची नोड पे वो डिजीज चली जाती है, चाहे वो एंग्जाइटी रहे चाहे हाइपरटेंशन रहे। ठीक है, बहुत कम ही कंडीशन होती है BP डाउन होने वाली है, ऐसी मैक्सिमम कंडीशन बहुत हाइपर वाली ही रहती है। इसलिए F1 के 1000 को देने से मैक्सिमम चीजें वहां पे बैलेंस हो जाती है।
या कोई भी निगेटिव डोज आपके पास रहे F1 की, तो वो आप दे सकते हैं। कुछ भी ना रहे तो आप D3 D4 जो भी है एक ड्रॉप एक गिलास में डाल के उसमें से 1 चम्मच दे सकते हैं। और निगेटिव करना है तो दूसरा गिलास बना लो उसका, मेटीजी वाले तरीके पे आ जाओ, क्या दिक्कत है। और निगेटिव करना है, तीसरा ग्लास बना लो उसका, एक ग्लास में 1 ड्रॉप डाल के चम्मच से हिला के उसमें से 1 चम्मच दूसरे ग्लास में डालो, हिलाओ, फिर दूसरे में से 1 चम्मच निकाल के तीसरे ग्लास में डालो, हिलाओ। थर्ड ग्लास आपका बहुत निगेटिव हो गया, और वो देखिए बिजली की तरह काम करेगा एकदम, F1 का थर्ड ग्लास। तो ये कंडीशन आपको देखनी है। कहीं पे किसी ऑर्गन में बहुत ज्यादा सेंसिटिव दिखे, इंफ्लामेशन दिखे, ठीक है, और टच करने पे वहां पे प्रॉब्लम जनरेट हो, वो ऑर्गन जो है एक्सटर्नल, आप उसके साइन में देखेंगे वहां पे हॉटनेस रेडनेस आपको नजर आएगी, बर्निंग सेंसेशन भी नजर आ सकता है वहां पे। ये सारी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, एक नेट नेपलेस का यूज करना है। इसके अलावा यूरिन में मैंने आपको बताया बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पे ड्रिबलिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, बर्निंग देखने को मिलती है यूरेथरा में, ठीक है, या यूरेट्रिक रिलेटेड पेन देखने को मिलता है। एंग्जाइटी की वजह से ड्रिबलिंग बहुत ज्यादा होती है, उन सब जगह आपको यूज कर ले। इवन रिटेंशन ऑफ यूरिन में भी आप इसको पॉजिटिव में यूज कर सकते हैं, S66 के साथ में, S66 L1 F1A3, ठीक है, वाई, ये क्या है, एक तरीके से प्रेशर के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है अगर एकदम से ये रिटेंशन ऑफ यूरिन किसी को देखने को मिल रहा है। ये हमेशा हमें एक नेट नेक्लेस को याद रखना है। तो ये हमारा प्लांट था एक्नाइट नेप्लस, और F1 में यही एक प्लांट हमें देखना था। बाकी सारे प्लांट हमने S10 में पढ़ लिए हैं। जिसको याद ना हो वो जाके S10 की क्लास में उस चीजों को देख सकता है। हालांकि और एक नाइट नेपलस को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन मेन चीज आपको एक नाइट नेपलस की यही देखनी है कि भाई ये एकदम से आने वाली प्रॉब्लम में ध्यान रहेगा, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम में आप इसको ध्यान रखेंगे, हमेशा नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम में ध्यान रखेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं है, क्योंकि नर्व हमारे पूरे शरीर में रहती है, मेल ऑर्गन पे भी काम करता है, सभी टाइप की ग्लैंड्स पे काम करता है एकनेट नेप्लस। लीवर की भी अच्छी रेमेडी है एकनेट, इसलिए F1 को हम लीवर में यूज करते हैं। हालांकि और दूसरे प्लांट भी हैं, सिंकोना वगैरह भी हैं जो लीवर पे काम करते हैं, पोर्टल वेन पे भी काम करते हैं। लेकिन क्योंकि ये सर्कुलेशन को भी मैनेज करता है और कहीं ना कहीं जो सडन एकदम से हैपनिंग होने वाली चीजें हैं उनको ध्यान रखता है, तो वहां पे हम इसको एक लीवर पे भी काफी अच्छा इफेक्ट इसका देखा जा सकता है। हालांकि प्राइमरीली नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्लांट को जब हम देखते हैं समझते हैं तो वो इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप देखिए, जहाँ पे थोड़ी बहुत ड्राई कफ जो है वो देखने को मिलता है, कई बार शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखने को मिलती है, लेरिंजाइटिस फेरेंजाइटिस, ये सब जगह आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। हालांकि हम सिम्टोमेटिक तरीके से नहीं जाएंगे, जैसे होम्योपैथी में कि भाई बहुत छोटे से इंसर्शन से, बहुत छोटे से मोशन से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पे नहीं जाते हैं। या फिर लाउड टाइप की ब्रीथिंग देखने को मिलती है, ठीक है, क्रूप देखने को मिलता है, ये सब, या लास्ट ऑफ द कफिंग, कफ करके हटता है तो वहां पे पेन देखने को मिलता है, उस पर नहीं जाएंगे हम। लेकिन पूरे प्लांट की प्रॉपर्टी पे जाए तो इन सब चीजों पे ये काम करता है। इसके अलावा मैंने आप सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं फियर पेल्पिटेशन देखने को मिले, एंग्जाइटी देखने को मिले, फियर देखने को मिले, टिंगलिंग देखने को मिले, और जैसे एंजाइना में देखने को मिलती है, ठीक है, वहाँ लेफ्ट साइड से होके पेन होके फिर लेफ्ट लेफ्ट हैंड से होके लेफ्ट हैंड में से निकलता है और उंगलियों में टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। या हाई कोलेस्ट्रोल, ज्यादा कोलेस्ट्रोल होने पे जो आर्टरीज हैं उनमें प्लाक इकट्ठा होने की कंडीशन में वहां भी जो है टिंगलिंग सेंसेशन कंटिन्यूअस बना रहता है, वहां सब जगह आप F1 को यूज करिए। अगर कोई हाई कोलेस्ट्रोल का पेशेंट भी आपके पास आता है जिसका बीपी हाई रहता है, टिंगलिंग उसकी हैंड्स की जो उंगलियां हैं उसमें बनी रहती हैं, तो आप उसको भी F1 दीजिए। मैंने बताया टिंगलिंग सेंसेशन कहीं भी देखने को मिले, नंबनेस देखने को मिले, वहां पे आप यूज करिए, यूज करके मुझे रिजल्ट बताइए। फिर देखिए एक भी पेशेंट में आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, और मुझे भी कभी इसने आज तक निराश नहीं किया F1
को इस तरीके से है, तो थर्ड क्लास में या 1000 में देने से आपको वो वहां पे उस सारी प्रॉब्लम को जो है रिलीव कर देगा। एंग्जाइटी किसी भी टाइप की रहे, चाहे कोई ड्रीम देखने के बाद मिले, स्लीपलेसनेस देखने को मिले, रेस्टलेसनेस देखने को मिले, ठीक है, ये सब जगह आप इसको यूज करेंगे। ऑपरेशन इन चेस्ट में दबाव महसूस हो, वहां पे आप यूज करें। हालांकि स्किन में भी उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर किसी भी स्किन प्रॉब्लम में, किसी भी स्किन प्रॉब्लम में वो, अब वहां पे F1 का सिलेक्शन मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली हम बहुत कम सिलेक्शन करते हैं F1 का, लेकिन किसी भी स्किन डिजीज में अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव जो स्किन है वो देखने को मिलती है, डिजीज कुछ भी रहे, स्किन की कोई भी डिजीज है, तो वहां पे आप अपने प्रोटोकॉल में F1 को सिलेक्ट करिए और देखिए आपको रिजल्ट जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा वहां पे हमेशा। तो इस तरीके से आप जो है एकनेट ने प्लस मतलब F1 को यूज करेंगे। बाकी फीवर की तो रेमेडी है ही, F1 भी है और एकनेट भी है। होम्योपैथी में तो किसी को फीवर आया एकदम, पहले 2-3 घंटे के अंदर एकनेट दे दिया तो वो उससे साफ ही हो जाता है बिल्कुल। बाद में फिर बेलोडोना, बैप्टीसिया, ठीक है, चाइना, यूपेटोरियम पर्फ, इनकी जरूरत तो बहुत बाद में पड़ती है। आर्सेनिक एल्बम सिम्टम के अकॉर्डिंग कुछ आगे बढ़ता है तो। अदरवाइज अगर बहुत स्टार्टिंग में कनेक्ट ने प्लस दे दिया, मतलब F1 आपने भी दे दिया, तो गारंटी है वो आगे बढ़ेगा नहीं। नॉर्मल जो फीवर है वो, हालांकि कोई इन्फेक्शियस डिजीज का है तो उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि इस प्लांट की जो, वैसे तो सभी प्लांट की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्नाइट नेप्लस जो है, इसके जो टिंचर को या फिर इसके एक्सट्रैक्ट को जब थोड़ा डाइल्यूट करके, बिना डाइल्यूट किए तो एल्कोलाइड्स हैं बहुत सारे जो पॉइजनस हैं, लेकिन फिर डाइल्यूट करके यूज किया गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो गुण, सबसे पहले जो चीज प्रॉपर्टी निकल के आई, वो है एंटी इन्फ्लामेटरी, सर्कुलेशन सिस्टम को बढ़ाता है, एक्सटर्नल अप्लाई करने से भी बढ़ाता है कनेक्ट प्लस। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज की देखने को मिली है। एंटी वायरल प्रॉपर्टी भी बहुत प्रोमिनेंट एकनेट नेप्लस में देखने को मिली है। वैसे बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्लांट में ये प्रॉपर्टी है, खासकर उन प्लांट्स में जो इन्फ्लामेशन में यूज होते हैं, उन सभी प्लांट में ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है एकनेट नेप्लस को। ये सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट मैंने इसकी आपको बता दी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, F1 की प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे, फेब्रिफिगो 1। तो वैसे तो मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता ही दी है। अब मैं आपको F1 का बताऊं तो ऐसी कोई कोई जगह है नहीं जहां पे आप F1 को यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं है, क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, और कहीं ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। P1 के साथ F1 देने से और अच्छे तरीके से पहुंचती है। इस तरीके से आपको स्किन डिजीज रहे चाहे, या कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज रहे, ठीक है। बाकी डायरेक्ट ऑर्गन पे अगर हम बात करें फेब्रिफिगो ग्रुप की, उसमें से भी F1 की बात करें, तो आप इसको स्प्लीन पे काम करती है, लीवर पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो है ही, वो तो फर्स्ट है, उसके बाद अ, ये स्प्लीन पे काम करती है, लीवर का मैंने बताया टॉप रेमेडी है F1। और इसके अलावा आप देखिए, जो नर्वस सिस्टम है, खासकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, ठीक है। किसी भी टाइप की नर्वस एक्टिविटी रहे, चाहे वो मोटर रहे चाहे सेंसरी रहे, दोनों तरीके से हमें F1 को यूज करना है, यानी कि सभी मेंटल डिसऑर्डर में और सभी टाइप के जो सर्कुलेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है उस पे ये काम करता है। हार्ट की बहुत अच्छी रेमेडी है, हार्ट पे काम करता है, एकदम से कोई पेल्पिटेशन ऐसी चीज देखने को मिले, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर्कुलेशन में ये ब्लड पे भी काम करता है, और ब्लड की जो क्लोटिंग है, मतलब अननेसेसरी क्लोटिंग जो है, क्लोटिंग फैक्टर तो होते ही है, उसको अलग से छोड़ दें, अननेसेसरी क्लोटिंग या ऐसे ही कुछ जो कंपोनेंट्स है, जैसे फैट हो गए बहुत सारे टाइप के, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड हो गए, उनके जमा होने की प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को कम करता है। और F1 को कंटिन्यूअस या इंटरमिटेंटली, कंटिन्यूअस जो है थोड़ा नेगेटिव डोज में, या फिर इंटरमिटेंटली हाई डोज लेते रहने से, मैंने अभी बताया था आपको कि जो प्लांक है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज जो है, आर्टरीज की जो हार्डनिंग है उसको ये कम, इवन कोरोनरी जो हार्ट डिजीज है, कोरोनरी आर्टरीज में जो हार्डनिंग या ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, वहां भी F1 बहुत अच्छे तरीके से काम करता है।
हम होम्योपैथी तरीके से मत देखिए। अब आप इसको, जब ये F1 रेमेडी बन गई, या सिंगल प्लांट के तरीके से भी मत देखिए, जब F1 रेमेडी मेटी जी ने बना दिया, तो अब इसका जो कुमुलेटिव इफेक्ट है वो हमें देखना है, और वो बहुत ब्रॉड है। फिर किसी को मेनिया, पागलपन जैसी कंडीशन देखने को मिले, वहां वहां सब जगह आप इसको यूज करिए। इवन डाइजेस्टिव ट्रैक की बहुत सारी प्रॉब्लम में आप इसको यूज कर सकते हैं, वहां सब जगह आपको ये रिलीफ प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अब मैंने बताया ऑक्सीजन का कैरियर बन जाता है P1 के साथ, जब आप ऐड करके देते हैं इसको, तो कहीं ना कहीं ये बहुत तेजी से P1 का जो एक्शन है उसको ये बढ़ाता है। यानी कि फेब्रिफिको 1 को आप एक कैटलिस्ट के तरीके से भी बीच बीच में अपने फॉर्मूले में कहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब आप प्लांट पैड पढ़ेंगे कि वहाँ F1 की जरूरत अगर नहीं है तो ना दे, लेकिन अगर है तो जो उसका ऑर्गन से रिलेटेड काम है वो तो करेगा ही, लेकिन बाकी जो रेमेडीज हैं एज ए कैटलिस्ट भी उनको एक तरीके से ये प्रोवाइड करेगा। तो ये हमें इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन, पेन, सूजन कहीं भी देखने को मिले, चाहे वो यूरिक एसिड बढ़े हुए होने की वजह से मिले, चाहे रिमेटॉइड अर्थराइट की वजह से देखने को मिले, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिले, कहीं वर्टेब्रा में गैप कम हो जाए, डिस्क स्लिप हो जाए, ठीक है, या ओस्टियोपोरोसिस जो डेंसिटी है बोन की वो कम होती चली जाए, ऑटोइम्यून डिजीज भी चल रही है, वहां सब जगह F1 को आप यूज करेंगे तो नर्वस सिस्टम के थ्रू ये सर्कुलेशन को मैनेज करता है और पेन को वहां पे रिड्यूस करने का काम करता है। सेंसेशन, अब मैंने बताया कि एकोनेट की प्रॉपर्टी एनिस्थेटिक के तरीके से भी है, तो ये कहीं ना कहीं पेन की जो सेंसेशन है सेंसरी नर्व के थ्रू जो जाती है उनको ये कम करता है, यानी कि पेन की सेंस को कम कराता है। हालांकि जब हम अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट चलाएंगे तो ये तो हमें माइंड में रहता ही है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें, तो उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। हालांकि अभी बिल्कुल उस तरीके से तो F1 को नहीं हम ले सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर बस, जैसे S5 है, वो पर्टिकुलर अकेली रेमेडी, केवल अकेली रेमेडी लीवर के लिए ठीक है। F1 को हम ले सकते हैं इस तरीके से कि सिंगल हैंडेडली वो चीजों को कंट्रोल कर सकती है, तो वो केवल जो नर्व नर्व की एक्टिविटीज है, न्यूरॉन और नर्व से रिलेटेड एक्टिविटीज को F1 मतलब अकेले वहां पे इफेक्ट कराने का काम करते हैं। या आप ये समझे कि लीवर से रिलेटेड या मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम को बिना S5 के हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम बिना F1 के ठीक नहीं कर सकते, वहां पे आपको F1 को रखना ही होगा। इवन मेल की जो प्रॉब्लम होती है, जो मेल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो मेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, वहां सब जगह भी हमें F1 को यूज करना चाहिए। ऐसे ही फीमेल की मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनमें हम F1 का यूज करते हैं, चाहे कोई फाइब्रॉइड देखने को मिले या किसी भी टाइप का सिस्ट देखने को मिले, पीसीओडी, अलग अलग टाइप के सिस्ट आप जो है देखेंगे जब अल्ट्रासाउंड आपके सामने आएंगे, कहीं चॉकलेट सिस्ट दिखेगा, कहीं फॉलिकुलर सिस्ट देखने को मिलेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम। इवन एंडोमेटीरियसिस की प्रॉब्लम भी है, एंडोमेटीरियम में प्रॉब्लम देखने को मिले, वहां पे भी एक नेप्लस भी और F1 भी पूरी एज ए होल रेमेडी भी F1 वहां पे काम करती है। उन सब जगह आपको F1 को यूज करना है। दूसरा, जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है उन सब जगह भी F1, इवन F2 भी और F1 भी दोनों तरीके से काम करता है। इसके अलावा स्प्लीन का पेन रहे देखने को मिले या गोल ब्लेडर का पेन देखने को मिले, वहां पे भी F1 वही उसका काम है, नर्वस सिस्टम के थ्रू पेन को मैनेज करना। कई बार F1 काम नहीं करता है तो आप F2 को भी दे सकते हैं, S2 C2 और F1 को आप दीजिए निगेटिव में, 30 200 आपके पास है कोई सा भी इनमें से दे दीजिए। गोल ब्लेडर में स्टोन की वजह से या सिस्ट की वजह से पेन देखने को मिलता है, ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस हो, कोलिलिथियासिस हो, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये पेन देखने को मिलता है, तो S2 C2 F1 ना काम करे तो S2 C2 F2 भी आप इंटरनली 30 में या 200 में देंगे तो पेन वहां पे मैनेज करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है F1 की। यानी कि ये एक तरीके से बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, किसी भी डिजीज में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इसको माइंड में रख के चलना ही होगा। पूरा डायग्नोस करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करें ना करें वो अलग चीज है, लेकिन आप इसको साइड में रख के कोई प्रोटोकॉल नहीं बना सकते हैं। इवन इम्यूनिटी जैसी बूस्ट जो रेगुलर एक्टिविटी है उसको बूस्ट कराने की कंडीशन में भी आपको F1 का सिलेक्शन करना होगा, L2 F1 WE को कहीं ना कहीं ये सर्कुलेशन के थ्रू भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी चीजों को मैनेज करने का काम करता है।
फैटी लीवर हो, चाहे इस मतलब हेपेटोमेगोली हो, चाहे स्प्लीनोमेगोली हो, सभी कंडीशन में आपको इसको यूज करना है। फीवर में, फीवर चाहे गर्मी में हुआ हो या सर्दी में हुआ हो, दोनों कंडीशन में आप इसको यूज करेंगे। ठीक है। इवन कई बार क्या होता है, जैसे कोल्ड की कंडीशन है, बहुत सारे कोल्ड की कंडीशन में बहुत खतरनाक कई बार कब्ज देखने को मिलता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो हालांकि हम F1 को यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यूस कोल्ड की मेडिसिन वहां पे चलाते हैं, D6 पे चला रहे हैं, D6 से कंटिन्यूस दे रहे हैं, तो आप देखिए वहां पे कब्ज नहीं होगा इलेक्ट्रोमियोपैथी रेमेडी से। एलोपैथी मैक्सिमम रेमेडी कोल्ड की देने से कब्ज होता है। इवन अगर कोई कॉम्बिनेशन होम्योपैथी में भी बना के दें, जैसे देते ही हैं मोस्टली, मैंने भी पहले बहुत दिया है कि किसी को एकदम से कोल्ड हुआ है तो उसमें एकोनोमिट, आर्सेनिक एल्बम, रस्टोक्स, डल्कामारा, ये और ये 3-4 रेमेडी हैं। आंखों से पानी भी चल रहा था, यूफ्रेसिया भी ऐड करके, इन 4-5 रेमेडी को ऐड करके ग्लोबुल में बना के दे दो, एकदम से एक्यूट प्रॉब्लम किसी को आई है तो। लेकिन कॉन्स्टिपेशन होता है उससे जरूर, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम भी बनती है। हालांकि उसके लिए मैं कई बार और दूसरी रेमेडी ऐड कर दिया करता था, आर्सेनिक एल्ब से भी होता है, लेकिन नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन इन रेमेडी से हो जाता है। एलोपैथी रेमेडी से तो होता ही होता है कॉन्स्टिपेशन, लेकिन इलेक्ट्रोमोपैथी रेमेडी से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि F1 वहां पे ऐसी प्रॉपर्टी है F1 की। बाकी कितनी सारी डिजीज हैं, आप इसको जॉन्डिस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, हिस्टीरिया, इंसोमेनिया, ये सब अलग अलग तरीके की नर्वस सिस्टम पैरालिसिस में यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे अ, पानी भरने की कंडीशन हो गई, कहीं पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है, वहां पे यूज किया जा सकता है F1 को, क्योंकि पेन भी रहता है वहां पे, इन्फ्लामेशन भी रहती है वहाँ सारी कंडीशन को। हालांकि मैं मानता हूँ कि F2 को अप्लाई करने से वहां पे ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड होता है। F1 को इंटरनली आप दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन F ग्रुप में से F2 को वहां पे अप्लाई जरूर कराइए। साथ में B या G में से कौन सा देना है वो देखिए। A2 को मोस्टली हम यूज करते हैं ऐसी कंडीशन के लिए। हालांकि एस प्लस भी अच्छा काम करता है इस टाइप के एक्यूमुलेशन में, फूड के एक्यूमुलेशन में। वेनस सिस्टम पे भी एस प्लस का काम है, वो S10 में भी है और F1 में भी है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। बाकी जैसे सर्दी जुकाम के लिए मैंने आपको बताया, इसको S1 के साथ यूज करिए, C1 या C13 में से कोई सिलेक्शन करिए। कहीं पे पेन हो रहा है किसी जगह, तो आप इसको F1 हम किसके साथ यूज करते हैं, S5 के साथ यूज करते हैं। S5 C4 RE या S5 C3 RE, ऐसे ही करते हैं ना, या S5 C5 RE, ऐसे ही हम यूज करते हैं। तो ये उस तरीके से वहां पे काम करता है। बिल्कुल मसल्स पे जाना है तो S5 C3 RE यूज कर लो या W यूज कर लो, और बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए जाना है तो आप S5 C4 RE यूज कर लो या WE। बहुत ज्यादा पेन है तो RE से ही वहां पे स्टार्टिंग में हेल्प मिलती है। किसी को थ्रोट की प्रॉब्लम है तो C13 के साथ F1 को यूज कर लो। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम जो है, जो इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक होती हैं, जो एकदम से आई हैं वहाँ पे, वो इन्फ्लामेशन लेके आ रही हैं जिसकी वजह से पेन है और रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही है, एंग्जाइटी देखने को मिल रही है, वहाँ सब जगह आप F1 को यूज कर लीजिए। बाकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड और सर्कुलेटरी जितनी भी प्रॉब्लम है, वो तो वहाँ पे सब जगह तो हमें इसको यूज करना ही है। डायलूशन हमें सेलेक्ट करना है, हमें वो D4 में देना है, D5 में देना है या D6 में देना है, वो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि आप जो है कहीं पे प्रॉब्लम आपको दिखे कि जो फंक्शन है वो बहुत हाइपो है, बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप इसको जो है थोड़ा पॉजिटिव में मिला के यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो बोलेंगे कि सारा दिन नींद आती रहती है, बहुत आलस, थकावट जैसी कंडीशन पूरा दिन बनी रहती है, आप उनको सिर्फ L2, F1 और RE दे दीजिए। पूरा दिन जो नींद में रहते हैं, आलस रहता है, कुछ काम करने को मन नहीं करता है, तो आप उनको L2, F1 और RE दे दीजिए ऐसे लोगों को। और पॉजिटिव में देना है, ग्लोबुल बना के देना है D4 के। D4 से, D3 से ग्लोबुल नहीं बनाना, D4 से ग्लोबुल बनाने हैं, और उसको आप दे दीजिए। आप देखिए उनकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी। थोड़ी एज ज्यादा है, ब्लड प्रेशर के सस्पेक्टिव आपको लगते हैं या ऐसा कुछ लगता है, हालांकि ऐसे आरई को देने से एकदम से बीपी बढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर लगता है, क्योंकि इसमें A3 का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो आप डब्ल्यू दे दो, डब्ल्यू भी लगभग सारे काम कर देगा। लेकिन हेल्दी, मतलब इस टाइप की लाइफ स्टाइल डिजीज किसी में नहीं है, तो आप आराम से उसको किसी भी वजह से उसको लिथार्जीनेस आ रही है, चाहे वो उसको कोई
मेंटल डिसऑर्डर है, या बहुत टेंशन में हो बहुत दिन से, काफी दिन से, या कोई बुखार में से उठा है कोई अभी, जैसे किसी को फीवर हुआ है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, या कोई फिजिकल वर्क उसने किया है 3-4 दिन कंटिन्यूस, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गई, या कोई बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करने से भी ऐसी लेथार्जीनेस और जो वीकनेस है, नींद आने वाली जैसी कंडीशन है, वो देखने को मिलती है। वहाँ सारी स्थिति में आपको ये रिलीफ प्रोवाइड करके देगा। इवन वैसे भी F1 और W दोनों भी काफी अच्छे नर्वाइन टोनिक की तरह काम करते हैं। ठीक है, मेंटल काम करते करते स्ट्रेस हो जाए, या ऐसे ही काम बहुत सारा मेंटल वर्क करने की वजह से थकावट महसूस दे, तो आप F1W को यूज करो। F1W D4 के 4-5-6 ग्लोब्यूल या 4-5 ड्रॉप एक गिलास पानी में डाल के पी लो उसे, दिन में 2-3 बार पी लो। ये सारी मेंटल जो प्रॉब्लम है, थकावट है, ये सारी, इवन फिजिकल भी, ये सब जो है ठीक हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से या बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करने से आदमी को ये थकावट और लिथार्जीनेस तो रहती है, उसको भूख भी नहीं लगती है। तब आपको इसमें F1 भी ऐड करना है। केवल 3 रेमेडी से आप देखिए, 3 रेमेडी का रिजल्ट देखिए, S5, F1 और WE। केवल 3 रेमेडी D4 के ग्लोबुल बना के दे दो उसको, डायरेक्ट 5-5 ग्लोबुल चूसने के लिए बोल दो, उसकी मेंटल वीकनेस सारी खत्म हो जाएंगी, उसकी सारी लिथार्जीनेस खत्म हो जाएगी, और उसको सेकंड नहीं तो थर्ड डे से भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। वो बोलेगा, मार्जिनल डिफरेंस उसको जो है वो फील करेगा कि हाँ, उसको फील हो रहा है कि वो एक रोटी के बजाय दो स्टार्ट होगी, दो के बजाय तीन स्टार्ट होगी, प्लस उसको क्रेविंग है, मतलब भूख लग रही है। ऐसा नहीं कि वो खाने के लिए खा रहा है, मतलब उसको खाना है, ऐसा उसको जो है आएगा। और प्लस जो सटाइटरी इफेक्ट है, जो 2 या 3 रोटी खाने से जो, या कोई भी भरपेट खाने से जो एक सिग्नल हमारी बॉडी से जाता है कि भाई छक गए हैं हम, संतुष्टि जिसे बोलते हैं खाने की, वो भी इसको आनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो सीधा सा अपना लीवर वाला फॉर्मूला है ही, वही दे दो आप D4 में, उसमें F1 भी है। तो हालांकि मैं फिलहाल क्योंकि F1 का जिक्र कर रहा हूँ, तो केवल S5, F1 और WE ऐसे F1 को आप अलग अलग रेमेडी के साथ ऐड करके उनके इफेक्ट को भी बढ़ा सकते हैं उन रेमेडी के। ये प्रॉपर्टी है जो है F1 की। बाकी F1 के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है, या कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी जगह नहीं ऐड की जा सकती है कि F1 को आप वहां पे ना दे सके। F1 को अगर ऐसे ही ऑर्गन वाइज आप डिस्कस करते चला जाए तो पूरा दिन भी खत्म हो सकता है। किसी भी ऑर्गन पे आप इसको जाएंगे, किसी भी डिजीज पे, किसी को फीवर है, किसी को पैरालिसिस की कंडीशन है, किसी को जॉइंटिस है, इंसोम्निया है, इवन हाइपर एक्टिविटी भी किसी की देखने को मिल रही है। ठीक है, स्प्लीन में प्रॉब्लम है, किडनी में, पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, हार्ट में, कहाँ नहीं आप इसको, स्किन में कहाँ यूज, सब जगह यूज कर सकते हैं आप इसकी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी वही है, इसकी सेंसिटिवनेस देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना है। एकदम से कोई प्रॉब्लम आई है, एकदम आ गई, एकदम से जाई नहीं, ये नहीं बोल रहा कि एकदम से चली गई, अभी अभी प्रॉब्लम आई है उसकी, मतलब बहुत इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेज वाली बात पे मैं आ रहा हूँ, वहां पे आप इसको यूज करिए। प्लस वो जो प्रॉब्लम है वो नर्वस सिस्टम में पहुंच गई है, तो आप इसको यूज करिए। या नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, टिंगलिंग, नमनेस देखने को मिल रही है, वो उस प्रॉब्लम को आप यूज कीजिए। कंजेशन देखने को मिल रहा है, वहां सब जगह इंटरनली आप इसको यूज करिए, एक्सटर्नली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी नहीं जहां आप इसका यूज ना कर सकते हो। इस तरीके से हमें S1 को यूज करना है। बाकी अलग अलग रेमेडी के साथ, जैसे S1 के साथ मैंने बता दिया, S5 के साथ, ऐसे S6 के साथ आप कर सकते हैं। मैंने किडनी स्टोन के लिए आप देखिए, छोटा किडनी स्टोन है, 5, 6, 7, 8 mm का है, तो आप S5 के साथ यूज कीजिए। S5, F1 और WE या Y, इनको आप दे दीजिए फर्स्ट डायल्यूशन में, D4 में दे दो, चाहे 147 से फर्स्ट डायल्यूशन में दे दो। अब ये किडनी स्टोन को धीरे धीरे कम भी करेगा। साथ में C6L1Y को पॉजिटिव में देते रहो D4 में, वो यूरिन फ्लो के फ्लो को बढ़ा के उसको बाहर निकलता रहेगा। PUJ में छोटा स्टोन अटक गया है, 3 mm 4 mm का, वो निकल जाएगा, एक दिन में निकल जाएगा, एक एक दिन में निकलते हैं। अकेले बर्बरिस वल्गरिस से निकलते हैं होम्योपैथी में। तो आप जब S5 भी दोगे, F1 भी दोगे, S6 भी दोगे, सोलिडागो भी दे दिया आपने, अपने बर्बरिस वल्गरिस भी दे दिया, ठीक है, अपने एकोनेट नेप्लस भी दे दिया, तो क्यों नहीं निकलेगा स्टोन, निकलेगा। चेलिडोनियम भी दे दिया आपने, वाई के साथ में कितनी सारी रेमेडी आपने दे दी, तो कोई भी स्टोन जो है वो बाहर निकलेगा। चाहे प्लांट की प्रॉपर्टी से समझ ले, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेमेडी की प्रॉपर्टी से समझ ले, लेकिन बहुत इफेक्टिव रेमेडी है F1 भी अपने फील्ड में, बाकी सारी रेमेडी वैसे ही है। ठीक है।
तो इस तरीके से हमें F1 का यूज करना है। बाकी बार बार चीजों को रिपीट करने से कुछ फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। F1 जो है कंप्लीट हो गया, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे F1 को यूज करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से यूज करना है। अब आपको किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। एनीथिंग, रवि सर पूछ रहे हैं एनीथिंग सडन एक्यूनेट एंड बेलोडोना। कोई चीज एकदम से आई है और एकदम से चली जाती है तो बेलेडोना है। और एक्चुअली मैं एकदम से सडन चीज के बारे में मैं बात कर रहा था, फर्स्ट स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली। हो सकता है मैं गलत तरीके से समझा दिया हो। फर्स्ट स्टेज, एकदम से कोई चीज आई है तो उस इनिशियल स्टेज में आप एक्यूनेट को दे देंगे तो वो काम करेगी। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर। जी गुड सर, इवनिंग। आ नहीं रही है आपकी आवाज सही गुड से। आवाज नहीं जा रही है। नहीं सर, सर हम दिक्कत। मसौड़ी पटना बिहार से बात कर रहे हैं। हाँ जी, हेलो। बोलिए सर तो बोलिए। सर एक पेशेंट है, हाँ, जो कैंसर पेशेंट हाँ ओवरी में है सर। हाँ हाँ। सर्विस सेंटर में है सर, ओवरी सर्विस सेंटर में कैंसर है जी। सर कैंसर, और कैंसर जैसे केस को, सर, सुनिए मेरी बात, कैंसर जैसे केस को ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते। आप मुझे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजिए, सिम्टम्स भेजिए, तब मैं देखता हूँ। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली सर, जैसे मैंने एमोनेरिया के लिए जैसे दिन में भी डिस्कस किया था, तो जैसे C1 A1 F1 वैन 1 का हम दे सकते हैं क्या, F1 साथ में लगा के? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। हम्म, क्योंकि अब तक यूज नहीं किया था, तो मुझे अभी जैसे आपने बताया नहीं नहीं, तो मैंने ध्यान किया में है, आया। दे सकते हैं, मैंने किया है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन हेलो क्यों, सर। लेकिन क्यों देना है ये जरूर ध्यान रखना। कैसे सर? क्यों देना है ये भी तो ध्यान रखोगे। हाँ, मेनली जैसे पिछले 3-4 महीने से जैसे पीरियड्स नहीं है उसको, हाँ। लड़की को, तो फ्लो बढ़ाने के लिए कम से कम एक बार तो देना पड़ेगा ना। नहीं, F1 क्यों देना है ये भी तो ध्यान रखोगे ना। F1 तो इसलिए ना, क्योंकि उस फंक्शन को बढ़ाना है हमें हाँ C1 के साथ, मतलब C1 मतलब A1 के साथ। मतलब जो पेरिस्टेसिस है या कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट है यूट्रस का, उसको इम्प्रूव करेगा F1 सर्कुलेशन बढ़ा के, ठीक है ना। बिल्कुल 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 सर। हाँ जी। पर जैसे साथ में पीसीओडी भी है, तो कहीं उसको इफेक्ट तो नहीं करेगा? सर इसलिए तो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको एमेनोरिया का कुछ बताया ही नहीं। मैंने आपको बताया कि हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ठीक है ना, सिस्ट जो है उसको फॉलिकुलर टाइप का जो सिस्ट है वो है वहां पे, वो ठीक हो जाए तो वो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसी प्रोटोकॉल को धीरे धीरे नीचे करके लेके आओगे आप। सर जैसे आपने D5 में बताया है ये, तो क्या इसको हम थोड़ा हायर में लेके जा सकते हैं क्या, D10 या D30 में, नहीं सर, कम करने के लिए? आपको गांठ भी तो ठीक करनी है ना, वो बहुत ऊपर जाने से ठीक मुश्किल होगी। ओके, शायद मैं यही गलती कर रहा हूँ सर। हाँ, या तो D6 या D5, मैक्सिमम मैक्सिमम D6। ओके ओके, शायद मैं यही गलती कर रहा हूँ सर, इसलिए इफेक्ट नहीं आया। हाँ आप देखे बाय देखिए, मिस्टेक। क्योंकि बहुत बड़ा सिस्ट बिल्कुल नहीं सर। है। बहुत बड़ा रहे तो आप सोच सकते हैं कि भाई उसका फैलाव ज्यादा हो गया है, लेकिन वो छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं। बिल्कुल, एक्चुअली मुझे सर ये डाउट रहा हमेशा, पहले आपकी क्लास से पहले, कि मुझे ऐसा लगता था कि जितना हाई डायलेशन रहेगा ना, उतनी जल्दी इफेक्ट आएगा। नहीं नहीं पर नहीं। आपकी क्लास, हाँ, लेने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट, ये सबसे बड़ा मुझे ना आपकी क्लास का ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि मेरा ये डाउट क्लियर हो गया कि ज्यादा हायर का कोई फायदा नहीं होता, उसका भी एक लिमिटेशन है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। हेलो सर। जी नंदलाल जी। सर, जो फीवर की जो आप कॉम्बिनेशन बताए हो, हम्म। वो D10 को क्या हम गिलास थेरेपी में ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करेगा। जी सर, सही। ओके सर। जी। जी सर, हेलो। नमस्कार। सर F1 नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है, तो किसी को जैसे
हैबिट होती है नेल बाइट वगैरह की, तो क्या हम उसमें हायर पोटेंसी में यूज कर सकते हैं उसको? हाँ मैम, एक आध डोज दे सकते हैं। एक्चुअली अच्छा। नेल नेल बाइटिंग जो है वो एक टाइप की नर्वस एंजाइटी ही है, ठीक है ना। यस सर। तो वहां पे यूज कर सकते हैं। हालांकि S10 और C1 और Y जो है बहुत अच्छे से वहां पे काम करेंगे। F1 भी आप ऐड कर दें उसमें, तो एक दो हाई डोज देके बाकी फॉर्मूला स्टार्ट कर दे आप। वो नर्वस एंजाइटी वाले लोग जो हैं वही नेल नेल बाइट करते हैं मैक्सिमम। ओके सर, ठीक है। और फिर S10 वाला जो फॉर्मूला है सर, वो D10 से यूज करूँ फिर? D6 D6 से। और ओके। D10 और में ज्यादा हो जाएगा, फिर F1 पेशेंट कंप्लेन करेगा नींद आ रही है उसको। ओके सर। C1 के साथ कभी भी आप देंगे S10 को तो थोड़ा कई बार ऐसा हो सकता है कि ओके। हेलो, नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। अभी आपके बुक में सर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे अभी फीवर का हम देख रहे हैं, हाँ आपका F1 का प्रोटोकॉल दिख रहा है, तो वहां पर फीवर के फार्मूले में जहाँ जहाँ पर आपने लिखा है नॉर्मल फीवर में D6 to D10, हाँ, तो हमको क्या D6 से शुरू करके D10 तक जाना है? क्योंकि हम लोग देखो देखो नहीं मैक्सिमम नहीं D10 से वो ही देते हैं। देखो क्या है, अगर फीवर बहुत ज्यादा नहीं है और अभी अभी आया है तो आप D6 में आप उसको दे सकते हैं। अदरवाइज आप D10 से ही शुरू करिए। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने D6 to D10 लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है सर कई बार कोई प्रिंटिंग में भी टाइफाइड में हो भी जाए। वही लिखा, टाइफाइड में भी आपने वही लिखा है D6 to हाँ, D10। 10 मतलब यहाँ से वहां तक जाना है, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, मलेरिया में भी आपने वही लिखा है D6 to D10। हो सकता है सर, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहीं ये क्या है, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट भी होते हैं। जब बुक बनाते हैं तो कुछ फॉर्मूले कॉपी पेस्ट करके और फिर उनमें थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर होता है। अभी आपका थ्रोट का इन्फेक्शन का उसमें अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उसमें आपने अभी आज के लेक्चर में बताया कि आप F1 अलग से ऐड कर सकते हो। तो आपका जो फार्मूला है S1 L1 AC C13 R1 T1 T6 में, बाद में दूसरा फार्मूला A2 C5 S5 R1G, तो वहां पर कहीं F1 नहीं लिखा है, तो मैंने F1 अलग से उसको बना के दे दिया था। हाँ ठीक किया सर आपने। ये देखो क्या है, आप समझिए, मैं चाहे बुक दे रहा हूँ चाहे यूट्यूब पे आपको बता रहा हूँ या मैं लिख के दे रहा हूँ, वो फॉर्मूले हेल्प तो करते हैं, लेकिन 90% वो सक्सेसफुल है। लेकिन 5-7% आप लोग भी तो ऐड करते हैं ना अपनी तरफ से। पेशेंट तो आपके सामने बैठा है। हाँ ना, वही बात है। अभी जैसे अभी हमको ने वो फार्मूला D6 से हमने पैटर्न बना लिया, आपने जी जो जी बताया ना, मैंने कुछ जी जी। फार्मूले पैटर्न अपने बना के रख दी, क्योंकि बार बार मिलाना से अच्छा है उसको बना के रख दिया और दे दिया। तो उसमें अगर हमको F1 अलग से, F1 या फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेडिसिन हमको उसी प्रोटोकॉल में देनी है, तो अलग से D6 का फार्मूला F1 D6 से लेके हम अलग से दे सकते हैं उसको ना? हाँ अलग से दे सकते हैं। अदरवाइज जो 30 ml बना दिया आपने उसी में एक ड्रॉप डाल दो उस मेडिसिन की, एक या दो ड्रॉप D3 से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर। जी सर। सर ऐसे ही एक पेशेंट था, बच्चा था, उसके ना गले में बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी, टॉन्सिल। जी। कोई उसे बोल रहा था ऑपरेट होगा, कोई उसे डरा रहे थे। हाँ जी। मैंने उनको कहा ये आप दे के देखो। उनको सर मैंने दिया था A2 C5 हम्म C13 L1 और G। हम्म सर वो 5-7 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके बाद उसे मैंने तो उनको बोला था कम से कम 1 मंथ चलाओ मेडिसिन, पर वो 1 हफ्ते में नॉर्मल हो गया। बाद में आए नहीं, बोल रहे हैं ठीक है। हाँ ऐसा ही होता है काफी। सर। सर हेलो सर। फीवर ड्रॉप में सर डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं वाई की जगह, क्या हमेशा वाई वाई यूज वाई करना? नहीं, हमेशा तो नहीं है, लेकिन वाई ज्यादा इफेक्टिव है हाइपोथैलेमस पे। डब्ल्यू से ज्यादा इफेक्ट वाई का है। वैसे तो सर 100% ही रिजल्ट मिल रहा है फीवर हाँ ड्रॉप हाँ का। बिल्कुल सर, D10 में तो 100% रिजल्ट है। अब मैं D6 पहले करता था, लेकिन अब मैं D6 देता ही नहीं किसी को। मैं सर D6 दे रहा हूँ, पर दूसरे तरीके से, जैसे D4 से D5 और D5 से D6। हम्म हाँ, हाँ उससे ठीक है। सर रिजल्ट। सीरियल डायल्यूशन जी अच्छा रहता ही है। जी सर। हेलो सर। जी। सर एक्चुअली ये थोड़ा सा पर्सनल है। जैसे अभी
आज आपके पर्सनल नंबर पे बात हो रही थी, वो नई जो आपने बनाई है पेटेंट्स, हाँ जी, तो उसकी सर ये आपने डिटेल भी बना दी है उनकी, अभी अ, खाली अभी ऐसे ही है जैसे नाम के सेम नहीं डॉक्यूमेंट मैं देना है? ऐड करके भेज दूंगा आपको, उस पे चल रहा है काम अभी ना, बन गई वैसे तो, बस हाँ, ऐड करना है उसमें। एक्चुअली मैंने दिन में इसलिए कॉल करना सही नहीं समझता, आप बिजी रहते हैं, वैसे ही आपका रूटीन टाइट है, तो अब बात चल रही है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन कर लिया आपसे। नहीं वो बन गए, मैं दूंगा ही बना के। चलिए अब चलिए, ठीक पेटेंट है, भी बस लग थोड़ी सी डिटेल पेटेंट भी लग डिटेल से ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। 50 पेटेंट कर दिए लगभग अब मैंने सारे ना, टोटल मिला के 50 के आसपास हो गए। अब बस काफी है वो, और कोई रिक्वायरमेंट उनमें पड़ेगी नहीं। सर एक और रिजल्ट मिला था सर मुझे, सर जी। उनके ना क्लोटाइटिस था, मतलब हम्म गॉल गॉल ब्लैडर में, हम्म और दोनों गुर्दों में पथरियां थी 4-5 mm की। हम्म तो सर 2 मंथ बाद रिपोर्ट करवाई है, नॉर्मल आया बिल्कुल। बताओ सर, कितना बड़ा काम कर दिया आपने, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर आपकी वजह से ही है सारा। मेरी वजह सर से ये कुछ आप नहीं है सर, मेरी वजह से कुछ नहीं है, सब आपकी वजह से ही है। रेगुलर क्लास करते हो आप डेली, आपने सर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं करी है। सर सर मेरी कॉन्फिडेंस रिक्वेस्ट आपने। है कि गॉड वेडर में आपने जो प्रोटोकॉल शेयर किया है सर के साथ में, तो हमको भी शेयर कीजिए, हमको भी पता चले नहीं क्या नहीं, क्या मैंने क्या। किसी के साथ कुछ शेयर नहीं किया सर, मैंने पढ़ा है बस, और कुछ नहीं। नहीं वही नहीं आप, वही वीडियो आप देख नहीं नहीं लीजिए। सर, ये दूसरे सर ने जो सर क्या प्रोटोकॉल यूज किया ये मैं कह रहा हूँ, क्या हाँ, कंडीशन हरप्रीत सर, जो आप है। उसको शेयर कर देना ग्रुप में ना। जी सर, लिवर ड्रॉप दिया था मैंने, हम्म और किडनी स्टोन वाला फार्मूलेशन, जी और लिवर complex, जी जी। और S2 सर दिया था डेली 1 मंथ हाँ, 200 में। S2 सही किया आपने। सर ऑटिज्म का बीच में आपने मुझे एक प्रोटोकॉल लिख के दिया था, हम्म तो क्या इसको हम F1 का कुछ हायर डायल्यूशन यूज कर सकते हैं? बच्चे की उम्र 7 से 8 साल है। हाँ, 200 वीकली दे सकते हैं उसको। ठीक है सर। ठीक है सर, फिर गुड नाइट, मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट बची है बस।